तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग के पास जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहले भी कल भी हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखे थे, और अभी फिर वही उसी से क्वेश्चन है। तो कल इसके बारे में बहुत बात किए थे हम लोग। तो इसमें बेसिकली है क्या कि पहला ऑप्शन है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। स्टेटमेंट ये सही है, ठीक है, क्योंकि जो चारों क्वांटम नंबर होता है, लेकिन चारों क्वांटम नंबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर दो इलेक्ट्रॉन के लिए, वो सेम नहीं होता है, ठीक है। उसके लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, बट इससे रिलेटेड नहीं है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है। दूसरा दूसरा है, तो ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट सही है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेनिटी। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और मोमेंटम लिखा है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये भी नहीं है। अब थर्ड में, मैटर लाइक रेडिएशन एग्जिबिट ए डुअल बिहेवियर। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ये डी ब्रॉगली यदि रहता, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जगह यदि डी ब्रॉगली रहता, तो ये सही हो सकता था आंसर। अब देखिए लास्ट वाले को देख रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद सर्टेनिटी। तो ये है सही स्टेटमेंट, हम लोग का कल भी डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग लिख रहे थे डेल्टा पी, है ना, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, जो कि पोजीशन और इसको बता रहा था, इज इक्वल टू लेस देन, इस तरीके से, मतलब ग्रेटर देन, इस तरीके से लिख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या था, मोमेंटम था, पी मोमेंटम था, और एक्स क्या था, पोजीशन। मतलब ये है इरर इन मोमेंटम और ये है इरर इन पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे यदि वेलोसिटी और मोमेंटम की जगह पे पोजीशन और मोमेंटम लिखता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सिंपल है, आपको पता होना चाहिए जो भी लॉ है या रूल है उसका स्टेटमेंट प्रॉपर क्या है। तो अब हम लोग आएंगे कि दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन था, गेट 2006 में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट वुड बी। गेट 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि देखिए, जो भी इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें आपको यूनिवैलेंट आयन देगा, मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है। जैसे लिथियम है, तो लिथियम में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तीन इलेक्ट्रॉन रहता है। तो तीन इलेक्ट्रॉन में से लिथियम प्लस बनाया है, लिथियम प्लस बना दिया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसलिए यहाँ पे जो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, जो बोर से एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड रहेगा, वो सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम से डील करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन या मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट लिखेगा, तो उसको ऐसे आयंस के फॉर्म में लाएगा जैसे उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचे, ताकि ये सिमिलर हो जाए हाइड्रोजन से। ठीक है, ताकि ये इसका जो रिजेम्बलेंस है वो हाइड्रोजन से सिमिलर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये एक लिथियम आयंस के केस में क्या होगा यदि हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट का आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वो देखेंगे यहाँ पे। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है ये। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए ये चीज लिखा गया है, हाइड्रोजन के केस में जेड का वैल्यू भी वन होता है और एन का वैल्यू भी वन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ गया, इसका वैल्यू हमेशा 13.6 ही आ जाता है। यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू भी वन है और एन इक्वल टू भी वन है हाइड्रोजन के केस में। तो यदि हम इसमें लिथियम के लिए बात करेंगे,
ठीक है, लिथियम +2 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जो जेड का वैल्यू है लिथियम के केस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लिथियम के केस में जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और एन का वैल्यू 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 13.6 × 9 कर देंगे यहाँ पे, तो जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 122.4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है और एन सेल का नंबर को डिनोट कर रहा है कि जिस सेल में मतलब प्रेजेंटली एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ द केस में ये एन का वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये लिथियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, ये लिथियम का यदि न्यूक्लियस है तो एक पहला सेल ये है और दूसरा सेल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन रहता है इनिशियली और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को तो हम बाहर निकाल दिए ऑलरेडी। तो अब इसके सेल में कौन से सेल में बचा है, पहले सेल में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसलिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गेट का है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, 2007 में पूछा गया। ठीक है, चलिए। अब इसमें मतलब फॉर्मूला आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ऊपर जेड स्क्वायर होता है, नीचे एन होता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, जेड जेड क्या है, बड़ा है, तो जो बड़ा होगा उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटा है एन उसको नीचे रखेंगे। कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऊपर रहेगा और नीचे सेल का नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको और दोनों का स्क्वायर रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताए थे। 2008 में पूछा है, ये गेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें मतलब सीरीज के बारे में बात किया है ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, है ना, ऐसे ही करके पी फंड सीरीज होता है। तो बताया है कि इन सीरीज का जो वेवलेंथ मतलब आएगा या फिर लाइट जो इमिट करेगा वो कौन से रेंज में आएगा। अपने पास पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि बहुत सारे रहते हैं, जैसे यूवी हो गया, है ना, उसके बाद विजिबल रीजन होता है, रेडियो वेव्स होते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड्स। मतलब इस तरीके से मैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, बट इसका प्रॉपर ऑर्डर होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें मतलब माइक्रोवेव रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, माइक्रोवेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें पूरा मतलब सारे ये वेव्स आ जाते हैं। ठीक है, तो बात क्या बताया था कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, ये n = 1 है ना, ये n = 2 है, ये n = 3 है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स है, अब इस एनर्जी लेवल से यदि इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाता है एनर्जी गेन करके, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन का सेल है, मतलब ये एक एटम का सेल है, इसके ऊपर कोई एनर्जी फॉल हुई, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है ना, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाते हैं हायर एक्साइटेशन स्टेट्स में। ठीक है, हायर एक्साइटेशन स्टेट कहीं पे भी जा सकते हैं, ये तीन यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे चले जाते हैं, उसके बाद जब एनर्जी इनका लॉस हो जाता है तो ये वापस रिटर्न आते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आते हैं। तो जब रिटर्न आना चालू करते हैं ना, तो ये कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, कुछ वेवलेंथ। तो ये वाला जो रेडिएशन इमिट हो रहा है, तो वो किस रेंज में रहेगा। अब बात कर रहे हैं लाइमन बामर पास्चन के लिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी भी एक्साइटेशन स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस n = 1 में आता है। ठीक है, जब n = 1 में आता है कहीं से भी, चाहे इंफिनिटी से आए या फिर फोर्थ एनर्जी लेवल या थर्ड एनर्जी लेवल, कहीं से भी 1 नंबर पे आता है, तो वो लाइमन सीरीज में आता है। ठीक है, यदि सेकंड में आएगा तो वो बामर सीरीज में आएगा। ठीक, और यदि थर्ड में आएगा तो वो पास्चन सीरीज में आता है। ठीक है, और यदि फोर्थ में आता है तो वो पी फंड सीरीज में चला जाता है, पी फंड या फिर फंड सीरीज बोल सकते हैं। ठीक, तो अब इसको कैसे बताएंगे कि जो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ ये इमिट करेगा वो किस रेंज में आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करेगा। तो उसको बताने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे सारे इसका नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसमें अब आपको करना क्या है कि सिंपल याद रखना है, जैसे लाइमन है तो लाइमन का आप यहाँ पे एल को कंसीडर करेंगे, और लाइमन के, एक सेकंड, लाइमन का यहाँ पे सिर्फ आप पहला लेटर जो है ना, उसको कंसीडर करेंगे। तो
जब लाइमन का पहला लेटर को कंसीडर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, ऐसे देखिए, यहाँ पे क्या है, एल है पहला लेटर, ठीक है, इसमें आप यूवी लगा देंगे। लव, ये याद रखना है आपको, लव याद रखेंगे मतलब लाइमन कहाँ लाई करेगा, यूवी रीजन में लाई करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि बामर है, ठीक है, BALMER, इसको बामर सीरीज पढ़ते हैं। तो बामर सीरीज से आपको क्या याद रखना है, एक सीरियल आता था पहले बच्चा लोगों के लिए, बालवीर करके, ठीक है, बालवीर करके एक सीरियल आता था, ठीक है। तो बालवीर में याद रखें क्या, BAL से बामर हो जाएगा, और IR से क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, ठीक है। BAL से बालवीर से याद रखेंगे, बामर कहाँ लाई करेगा, इंफ्रारेड में, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा ये हो गया। देखिए, इसको ऐसे बालवीर से याद रखना है, बट आपको याद क्या रखना है, बालवीर से इसको याद रखेंगे, तो बालवीर से इसको याद रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, विजिबल रेंज में आएगा, ठीक है, VI है ना वहां पे, तो ये कहाँ हो जाएगा, बालवीर विजिबल रेंज में आ जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे पास्चन है, ठीक है, पास्चन, तो पास्चन से के लिए याद रखेंगे पेन, पेन वर्ड याद रखेंगे, ठीक है, पेन वर्ड, PAIN, पेन होता है, पढ़ाई करने में पेन होता है, ठीक है, तो ये पेन, पेन वर्ड है ना, पेन से पास्चन, आयन, आयन से क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा, ठीक है, इंफ्रारेड। तो ये थोड़ा मतलब निमोनिक्स है, जिससे आप थोड़ा ये सब कंसीडर कर सकते हैं। यदि तीन ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो चौथा पता चल जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में, तो लाइमन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लाइमन के लिए पी, पी बोला गया है, तो पी किसके लिए होगा, यूवी, है ना। उसके बाद बामर, बामर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, विजिबल, ठीक है, क्यू के लिए विजिबल वाला रीजन जो यूवी विजिबल आ रहा है, ठीक है, और आई, यहाँ पे आर है, तो आर के लिए क्या है, मतलब पास्चन के लिए क्या है, IR। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये हम लोग का इससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द रीजन इन विच द फॉलोइंग स्पेक्ट्रम लाइन आर ऑब्जर्व, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, LUV से लाइमन सीरीज यूवी रेंज में आएगा, बामर सीरीज विजिबल में आएगा, और पास्चन इंफ्रारेड में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ, ठीक है, देखिए, तो इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। गेट 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और हमको पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया है। तो इसमें दो तीन चीज, दो कंसेप्ट याद रखना है, पहले भी बता चुका हूँ, कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का कैसे, एग्जांपल दिया था, एक एंट रहती है ना, एक एंट रहती है, वो एंट जब काटती है तो उसमें क्या करते हैं, लोहा, लोहा को घसते हैं, रस्टेड आयरन को हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं। रस्टेड आयरन को रब करने से क्या होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है, ठीक है, रस्टेड आयरन से। इस चीटी का नाम क्या रख देते हैं, लोहा चिट्टी रख देते हैं, पहले बोलते थे, मतलब इसको रस्टेड आयरन है, लोहा का कोई भी कांटी या फिर लोहा का कोई रस्टेड चाबी, तो उससे हम लोग जहाँ पे काटे हैं ये चीटी, ठीक है, तो उसको वहां पे रब करते थे, तो उससे हम लोग को रिलीफ मिलता था, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, इसमें रस्ट लगा हुआ है, तो मेटल का रस्ट क्या होता है, आयरन का रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। तो ये क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और ये जो चींटी काट रहा है, तो ये चींटी काटने से क्या करता है, ये आपके अंदर मतलब एसिड कुछ तरीके का इनपुट कर देता है, ठीक है, एक एसिड डाल देता है, क्योंकि चींटी काट रहा है तो वहां पे टिश्यू में आपको मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि टिश्यू आपको काट के ऐसे ब्लड निकलने लगा, चींटी काट रहा है तो ब्लड ऐसे थोड़ी निकलने लगता है, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर एंट बाइट हुआ है तो, ठीक है। जो बड़ी वाली चींटी रहती है वो यदि काट लेगी तो वो आपका टिश्यू डैमेज कर रही है, टिश्यू डैमेज करेगी तब ब्लड बाहर आएगा ना, लेकिन जो छोटे नॉर्मल चींटी काट रहा है वो खून वून नहीं दिख रहा, बट थोड़ा सा रेडनेस दिख रहा है, तो वो क्या करते, ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन ब्रेक हुआ था तो उसके लिए फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। तो ये चींटी क्या कर देती है कि एसिड आपके बॉडी में इनपुट कर देती है, तो ये
एसिड इनपुट करने से क्या होता है कि आपको पेन होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब ये मेटल ऑक्साइड को रब करते हैं तो ठीक हो जाता है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, जैसे कोको कोला ये सब पीते हैं ना, तो वो सब में क्या रहता है, CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये एसिडिक हो जाएगा। लेकिन आयरन का जो ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है इसके हिसाब से। तो पूछा है एसिडिक ऑक्साइड, तो पहला यहाँ पे आपको दिया है सोडियम के बारे में। तो सोडियम तो मेटल है, तो सोडियम मेटल होगा तो उसका ऑक्साइड जो बनेगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। सल्फर नॉन मेटल में आ जाएगा। ठीक है, तो सल्फर का जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा। और मीथेन का बात करेंगे तो मीथेन सबको पता है, CH4। CH4 मतलब कोई भी गैस, इसको बर्न करते हैं तो मतलब आपका CO2, इस तरीके से कुछ सोच सकते हैं, CO2H2O प्लस एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पे भी CO2 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, बोथ Q एंड R। ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गेट 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक बेसिक चीज पूछ रहा है, तो आपका बेसिक क्लियर है तो चीजें आराम से हो जाएंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे भी ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का, जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं, ग्राउंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। तो अभी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आपको बताए थे कि यदि ग्राउंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, 13.6 Z स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, यूनिट का थोड़ा फोकस करेंगे, यूनिट पे ध्यान देंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि यूनिट के कारण चेंज होता है सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए ये है हाइड्रोजन का जो आयन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्राउंड स्टेट में होगा, ये है। तो बोल रहा है कि ये वाला पूरा जो टर्म है ना, इस टर्म को किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको डिनोट कर रहे हैं ई से, कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, इससे डिनोट कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3D एनर्जी लेवल। ठीक है, 3D एनर्जी लेवल से मतलब, अब देखिए बात क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला सेल हो गया। ठीक है, हम लोग जनरली पहला सेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मतलब पहला सेल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको काम मतलब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ही सेल होगा। बट सेल हम लोग कोई भी इमेजिन कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक कुछ भी सेल हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, भले वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी, n=∞ नंबर तक हो सकता है किसी के पास भी। ठीक है, आपका पॉसिबिलिटी लाइफ में मिलीनियर बनने का, बिलीनियर बनने का है। ठीक है, लेकिन आप नहीं बन रहे हैं तो वो आपका मर्जी है, क्योंकि आपके पास भी अभी मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा हो सके गेट के एग्जाम में आप रैंक 1 ले आए, तो कौन कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटीज आपके पास है। अब आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेम हाइड्रोजन के पास है कि पॉसिबिलिटीज इसके पास इन्फिनिटी तक है, कि इन्फिनिटी तक सेल्स अवेलेबल है इसके पास, अवेलेबल इन द सेंस कि हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है कि 3D एनर्जी लेवल में हाइड्रोजन एटम का ही 3D, तो अब ये मत सोचने लगना कि हाइड्रोजन एटम का 3D कैसे होगा। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का 3D एनर्जी लेवल कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंडीशन भी मान रहा है, तो उसके हिसाब से आपको बोलना है। तो आपको सोचना है कि ये n का वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटम तो सेम रखा है ना, एटम तो हाइड्रोजन को ही रखा है, तो z का वैल्यू आपका ऑलरेडी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि अब सेम चीज को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 13.6, जेड का वैल्यू वही जेड स्क्वायर रहेगा, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ले दे के हम लोग के पास क्या आ जाएगा, 13.6 Z स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इतना वाला जो टर्म है इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू क्या था यहाँ पे, ई के बराबर था, तो इसको क्या लिख देंगे, E/9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, E/9। समझ में आ रहा बात। ठीक है, E/9 इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे गेट 2009 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ,
ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर यदि आप लोग लगाए होंगे तो वहां से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या ऑर्डर फॉलो होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आयोनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली कंसेप्ट क्या चलता है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाइपोथेटिकल कोई एलिमेंट है, ये इसका प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसके बाद इधर इसका सेल है। ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। आजकल ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसका कुछ उपाय करते हैं। देखिए ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसका पहला सेल है। ठीक है, ये इसका पहला सेल है, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक है, ये इसका तीसरा सेल हो गया। ठीक, तो अब क्या बता रहे हैं कि हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अरे, हाँ आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोलने का क्या है कि जैसे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहला सेल में दो, ये कैसे भरते हैं पता होगा, 2n² के हिसाब से भरते हैं। यदि पहला सेल है, n का वैल्यू 1 लिखते हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। दूसरा सेल है तो n का वैल्यू 8 हो मतलब 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए यहाँ पे। अब जो आउटर मोस्ट में मान लीजिए यहाँ पे ये बचा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको जितना एनर्जी इसमें देना होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको जितना एनर्जी देना होगा उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी वो एक एटम का यदि बात करेंगे तो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी एलिमेंट को आयोना या फिर किसी मॉलिक्यूल को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़े, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये O2 का एग्जांपल यहाँ पे, ये O2 मॉलिक्यूल है। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है या इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उसके हिसाब से जो एनर्जी इसमें लग रहा है, तो बेसिकली इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर से कैसे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट है ए और ये बी के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसको इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल देंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यदि कोई एलिमेंट मतलब अपने दूसरे एलिमेंट के साथ दो बॉन्ड बना रहा है तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल देंगे, 2 बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि दो बॉन्ड बना रहा है। यदि ये 3 बॉन्ड बनाता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम लोग के पास आयंस के फॉर्म में, तो आयंस वाले फॉर्म के केस में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका दो तीन तरीका है। या तो पहला आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए, जो भी आयंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, उसके हिसाब से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर आपको जो अभी सिखा रहा हूँ ट्रिक, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए अभी जो बता रहा हूँ उस पर एक बार फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन का दिक्कत हो रहा है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली है क्या। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब इस तरीके का 16 तक के अंदर का इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर को इस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। हाँ देखिए, जैसे अब मान लीजिए मेरे पास O2+ है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट करना होगा। ठीक है, मतलब ये जो बता रहे हैं ये 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक के लिए वैल्यू है। यदि किसी एलिमेंट में 20 तक का इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है तो वहां से आप ये बॉन्ड ऑर्डर वाला सिस्टम कैलकुलेट कर सकते हैं। O2+ है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ऑक्सीजन है तो 8।
8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, और एक प्लस चार्ज है तो -1 इलेक्ट्रॉन कर देंगे यहाँ से। प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे O2, तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16 इलेक्ट्रॉन। अब O2 माइनस है तो O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 16 + 1, माइनस चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे O2 टू माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? 16 + 2, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो अब देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पहले बी लिखेंगे, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। ये बी क्या बता रहा है? ये बता रहा है बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। तो एक सेकंड। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये वाले में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, और यहाँ पे छह और यहाँ पे छह। ठीक है। तो ये मतलब एक एक फ्रेम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कि इस फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया? 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो इसलिए बोले कि ये 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ये इफेक्टिव रहेगा। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 15, तो 15 को भरना चालू करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 हो गया। ठीक है। 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 14 इलेक्ट्रॉन और 1 15। ठीक है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा इसको, ये इसको, इसको, लास्ट में बच गया कितना? तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जो एक्चुअल में होता है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। बी के नीचे कितना लिखा हुआ है? 6। और एंटी बॉन्डिंग के नीचे क्या लिखा हुआ? 1। तो डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ गया? 5/2, तो कितना होगा? 2.5। तो ये 2.5 क्या हो जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं सबका। तो 2.5 क्या हो जाएगा? O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे O2, O2 यहाँ पे कितना है? 16। तो यहाँ पे पुट करेंगे दो इलेक्ट्रॉन, दो, दो 4, दो 6, दो 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, 14 और 2 16। ठीक है। तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बच गया क्या? 6 और 2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? 4/2 कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 2 हो गया। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है। फिर आ रहा है यहाँ पे O2 - 17 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन 4, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और 14 और 3। तो उस तरह से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बच गया क्या? 6 और 3, तो 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 3/2 कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये क्या हो जाएगा? 1.5। ठीक है। यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसी तरीके से पुट करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन, दो, दो 4, दो 6, दो 8, 6 14 और 4 18। ठीक है। फिर ये कैंसिल हो जाएगा सब, बच गया 6 और 4। तो 6 - 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा? 2/2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर लिए? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है कि हम लोग को सोचना है कि एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर करता क्या है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग को क्या क्या पता चलता है। और बॉन्ड ऑर्डर को से पता क्या चलेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। ठीक है। मतलब उसका स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसपे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ। ठीक है। मतलब बॉन्ड ऑर्डर, जैसे बोल रहे हैं कि यदि बॉन्ड ऑर्डर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड से। ठीक है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ से। तो इस तरीके का कुछ कुछ चीज है। तो इसी में आता है, जैसे स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एक कैसे बता सकते हैं कि मान लो कि दो एटम है। ठीक है। ये लोग के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना होगा या कम एनर्जी में टूट जाएगा? ठीक है। यदि ज्यादा एनर्जी देना होगा तो बोल देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब रिलेट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि कर दे आयोनाइजेशन एनर्जी से, कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से यदि हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन मतलब बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है? O2 प्लस।
फिर O2, फिर O2 का, फिर O2 का। तो ये ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी का भी हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का। हो सके कि कंसेप्ट इसके पीछे जो है वो गड़बड़ है, बट इस तरीके का चीज यदि दिखे तो आप उसको बॉन्ड ऑर्डर अप्लाई करके एक बार देख लें, और उसके बाद फिर उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मतलब बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अपना गोल होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, तो आप यहाँ पे एक कंसेप्ट सीखे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले, तो उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं सॉल्व हो रहा तो कोई और तरीका खोजेंगे सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या